औरत लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन कभी कभी समय की ऐसी मार पड़ती है कि यही लक्ष्मी दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाती है, दर दर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाती है। आज की सच्ची घटना में कुछ ऐसी है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रूपा है और रूपा की कहानी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की सच्ची कहानियां आपको मिलती रहें। और मेरी सभी कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से नाम और किरदार बदल दिए गए हैं। और दोस्तों, हमने एक नई प्रणाली की शुरुआत की है। जो भी दर्शक हमारी वीडियो कहीं से भी देख या सुन रहा है, वो कमेंट करके अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखे। कहानी के अंत में हम उनके नाम की घोषणा जरूर करेंगे कि वो कौन सी जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद। 22 जनवरी सन 2018 उत्तर प्रदेश में जिला पड़ता है दयाल बाग। दीपक कुमार अपनी लग्जरी कार से आगरा से लखनऊ के लिए जा रहा होता है। तभी रास्ते में जगह पड़ती है। तभी वहां भीख मांगने वाली 2-3 औरतें आती हैं। उस दिन कुछ मन्नत लेकर दीपक दरवाजा खोलते हैं और जो भीख मांगने वाली औरतें थीं, सबको 200 रुपए देते हैं। अब देने के बाद जैसे ही कांच बंद कर रहे होते हैं, तभी एक आवाज आती है कि बाबूजी मुझे तो मिल ही नहीं। और जो दिखता है वह देखने के बाद दीपक कुमार के होश उड्ड जाते हैं। वह भीख मांगने वाली कोई और नहीं बल्कि दीपक कुमार की तलाकशुदा पत्नी निर्मला थी। निर्मला को जैसे ही दीपक कुमार देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखने के बाद बहुत दुखी और परेशान हो जाता है कि मेरी पत्नी भीख मांग रही है। दीपक अपने आप को संभालता है और तुरंत निर्मला को अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठा लेता है और बोलता है कि चलो पास के रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहां कुछ खाते हुए बात करेंगे। और दीपक पास के होटल पर जाकर बैठ जाता है। अब दीपक निर्मला से एक एक करके सारी बात पूछने लगता है कि तुम मुझे एक बार बताती तो सही, मैं तुम्हारे बैंक के खाते में पैसे डाल देता, तुम्हारा खर्चा तो चल जाता, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दीपक निर्मला से बोलता है कि तुम अपनी मौसी और जीजा के कहने पर मुझे कितना भला बुरा बोलती थी। तुम तो तलाक लेने की जिद पर आ गई थी तुमने, तब भी मुझे बहुत बुरा भला कहा था। मैंने तो फिर भी माफ कर दिया था। मैंने तो कई बार तुमको समझाया था कि निर्मला जैसे तुम्हारे मौसी, जीजा बोल रहे हैं, तुम्हारी यह गलत फहमी है। लेकिन तुमने एक नहीं सुनी और तुमने कहा कि मुझे तो तलाक चाहिए, और अंत में तलाक लेकर ही मानी। जब तुमने मुझसे तलाक ले लिया था तो फिर यह दिक्कत क्यों आ पड़ी? दीपक की बात काटते हुए पूछती है कि तुम्हारी माँ कैसी है, मेरी सासू माँ कैसी है? बोलता है कि माँ भी ठीक है, हर दिन यही पूछती रहती है, यही कहती रहती है कि मेरी बहू क्या दोबारा वापस नहीं आ सकती? तुम्हारे जाने के बाद मेरी माँ की हालत बहुत खराब हो गई है। निर्मला यह सुनते ही फूट फूट कर रोने लगती है। दीपक निर्मला से पूछता है कि तुम्हारी लाइफ कैसी कट रही है, यह बताओ। निर्मला कहती है कि मेरी जिंदगी के बारे में मत पूछो। और दीपक फिर निर्मला से पूछता है कि तुमको तलाक होने के बाद जो 50 लाख रुपए मिले थे, उनका क्या किया? निर्मला कहती है कि वह मेरे जीजा, मौसी और मौसा ने मिलकर बर्बाद कर दिए। उसके बाद मुझे घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। ऊपर से और बोलते हैं कि जो अपने पति की ना हुई वह हमारी क्या होगी। उसके बाद मैंने यही इनके पास में किराए का कमरा लिया है। भीख मांगकर गुजारा करती हूं। दीपक बोलता है, कैसे दिन काट रही हो? जाऊं तो कहां जाऊं? यह कहते ही निर्मला फफक फफक कर रोने लगती है। दीपक निर्मला को समझाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो तो हो ही गया। निर्मला दीपक से बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे एक बार और मौका दो, मुझे अपना लो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुम जैसा पति किसी को नहीं मिल सकता। ये कहते ही निर्मला दीपक के पैरों में गिर जाती है। दीपक निर्मला को लेकर उसके कमरे में पहुंचता है, कमरे में छोड़ता है। उसके बाद लखनऊ के लिए निकलने वाला होता है। तभी निर्मला बोलती है कि अपना ध्यान रखना और रास्ते में खाना जरूर खा लेना। दीपक अपना सिर हिलाता है और वहां से लखनऊ के लिए निकल जाता है। दूसरे दिन दीपक वापस आने के बाद सीधा निर्मला के कमरे पर पहुंचता है। निर्मला बैठी थी
और आज भी निर्मला को देखने के बाद दीपक एक ही बार में बोलता है कि यह बताओ निर्मला कि आगे क्या करना है। दीपक निर्मला से बोलता है कि तुमने अपने परिवार के बहकावे में आकर मेरी और अपनी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर ली। अब मुझसे क्या चाहती हो? तो निर्मला बोलती है कि तुमसे तलाक होने के बाद मेरे घर वाले, मेरे जीजा और मेरी मौसी मौसा ये चाहते थे कि मैं एक और शादी कर लूं। उधर से इन लोगों ने 20 लाख रुपए मुझे बेचने के लिए थे, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। इसके बाद इन लोगों ने मुझे घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन घर वालों ने बात करने नहीं दी। निर्मला दीपक से बोलती है कि तुमसे जुदा होने के बाद मेरे पास भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। मैं क्या करती? यह कहते ही रोने लगती है। दीपक की नजर दीवार पर पड़ती है जहां पर दीपक और निर्मला की शादी की तस्वीर लगी हुई थी। दीपक निर्मला से पूछता है कि तस्वीर क्यों लगा रखी है? हमारा तो तलाक हो चुका है ना? तभी निर्मला अपने आंसू पहुंचते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें रोज इसी तस्वीर में देखती हूं और अपने दिन काटती हूं। मैंने तुम्हें पहले भी अपना माना, आज भी अपना मानती हूं और हमेशा अपना मानूंगी। निर्मला दीपक से बोलती है कि अगर सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम जैसा इंसान तो किस्मत वालों को मिलता है। दीपक सुनता रहता है। उसके बाद बोलता है कि यह कुछ कपड़े मैं तुम्हारे लिए लखनऊ से लाया हूं। ये लो, रख लो और मुझे चलने दो, क्योंकि मां मेरा इंतजार कर रही होगी। अब जैसे ही दीपक जाने लगता है, निर्मला उसके पैरों में लिपट जाती है। कहती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अब दीपक भी धीरे धीरे इमोशनल होने लगता है। तभी अचानक दीपक की मां का फोन आता है कि बेटा आया नहीं, कहाँ रह गया? तो दीपक बताता है, मां, निर्मला मिल गई। ये सुनते ही दीपक की मां कहती है कि बेटा, निर्मला को साथ लेकर ही आना। अब वह मिल गई है तो उसको साथ लेकर आना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने बहू से मिलना चाहती हूं, मैं उसको अपनाना चाहती हूं। अभी ये सुनते ही निर्मला भी थोड़ा थोड़ा खुश होने लगती है कि चलो, मां के दिल में तो कोई काला फल नहीं है, कम से कम वह तो मुझे स्वीकार कर रही है। दीपक निर्मला से कहता है कि चलो कपड़े रखो, तैयारी करो, एक बार फिर से तुम हमेशा के लिए हमारी होने जा रही हो। यह सुनते ही निर्मला दीपक से लिपट कर रोने लगती है, उसे पागलों की तरह चूमने लगती है। निर्मला बहुत खुश होती है। ये सब देख दीपक भी रोने लगता है। अब दीपक उसको घर ले जाता है। अब गाड़ी में बैठता है और सीधा आगरा के लिए निकल पड़ता है। आगरा में पहुंचने के बाद जैसे ही निर्मला गाड़ी से उतर के सामने देखती है और सोचती कि मैंने दीपक के घर वालों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया और मां है कि हाथ में पूजा की थाली लिए खड़ी है, फिर निर्मला दौड़ कर जाती है और बोलती है कि मैं अब कभी आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये कहने के साथ सासू मां और निर्मला दोनों लिपट कर रोने लगते हैं। माहौल बहुत गर्म हो जाता है। अब दीपक निर्मला फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। दीपक काफी दिनों बाद निर्मला को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और वहीं निर्मला भी अपने होश खो देती है। दोनों समय की गर्मी को देखते हुए जिस्मानी संबंध बनाते हैं और दीपक भी इस चीज को पाकर बहुत खुश हो जाता है। निर्मला अपने घर वापस आकर मन ही मन खुश होकर दीपक को सिर से लेके पांव तक चूमती है और उसे खुश कर देती है और अपनी जिंदगी की नई तैयारी करने लगते हैं और कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।